हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 21। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने हमसे बोला है कि देयर आर 3 फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग सच दैट फ्लोर सेकेंड इज अबव फ्लोर 1 एंड फ्लोर थर्ड इज अबव फ्लोर 2। ओके, उसने बोला कि 3 फ्लोर्स हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3। उसके बाद in the building there are 2 flats, ठीक है, in each floors such that flat X is in the west of flat Y। ओके, उसने बोला कि हर एक फ्लोर पर आपके पास 2 फ्लैट्स हैं। ठीक है, और उसने बोला कि जो फ्लैट X है वो वेस्ट डायरेक्शन में किससे, Y से। ठीक है, उसके बाद इन द बिल्डिंग ईच फ्लैट हैज़ एन एरिया ऑफ इतना फीट्स। ओके, हर एक फ्लैट का जो एरिया है वो उसने यहाँ पर दिया, मतलब क्या ये फ्लैट इन सब का एरिया उसने कितना दिया, 576 फीट्स दिया हुआ है। और उसने क्या बोला कि एंड ईच फ्लैट हैज़ सम सर्टेन नंबर ऑफ रूम्स, और हर एक फ्लैट में क्या है, कुछ रूम्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं n रूम्स हैं हर एक फ्लैट में। और उसने क्या बोला कि नो 2 फ्लैट्स हैज़ सेम नंबर ऑफ रूम, किसी भी 2 फ्लैट्स में सेम नंबर ऑफ रूम्स नहीं है। उसने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन और दी है। समझ में आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपके पास 3 क्या है, फ्लोर्स हैं, 1, 2 एंड 3। हर एक फ्लोर में 2 आपके पास क्या है, फ्लैट्स हैं, और हर फ्लैट में अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स हैं। ठीक है, टोटल जो एरिया दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, और जो नंबर ऑफ रूम्स है वो भी हर एक फ्लैट में अलग अलग है। ठीक है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई ना। अब इसके बाद उसने इन्हीं सब पर बेस्ड यहाँ पर हमें कंडीशंस दिए। तो एक काम क्या करते हैं, हम कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फ्लोरिंग कर लेता हूँ पहले तो ना, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए कंडीशंस क्या दी है। उसने हमसे बोला है कि द एरिया ऑफ ईच रूम्स ऑफ वन ऑफ द फ्लैट ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर इज 64 फीट्स। ओके, उसने क्या बोला कि जो एरिया है किसका, रूम का, प्लीज़ ये यूनिट्स को इग्नोर करिएगा आप लोग, है ना, थोड़ा वो मत समझिए कि स्क्वायर में होगी। उसने बोला कि जो एरिया है हर एक रूम का किसमें, उस फ्लैट में जो कि इवन नंबर फ्लोर पर मतलब 2 पर है, वो कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। मतलब क्या, आपके पास सेकेंड फ्लोर पर एक ऐसा फ्लैट है जिसमें हर एक रूम का जो एरिया दिया हुआ है वो 64 दिया हुआ है। मतलब क्या, हम जानते हैं कि इस फ्लैट में जो टोटल एरिया है वो कितना है, 576 है। और अगर हर एक रूम का एरिया कितना होगा, 64 होगा, इन दैट केस ये आपके पास रूम्स कितने हो जाएंगे, 9 रूम्स हो जाएंगे ना। मतलब क्या कि सेकंड फ्लोर पर आपके पास एक फ्लैट ऐसा है जिसमें 9 रूम्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि टोटल रूम्स ऑन फ्लोर थर्ड इज 7। ओके, और थर्ड में जो टोटल आपके पास रूम्स हैं वो कितने, 7 है। ठीक है, उसके बाद द फ्लैट विच हैज़ रूम्स ऑफ 72 फीट्स इज ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओके, और उसने कहा कि वो फ्लैट जिसमें रूम्स कितने एरिया के हैं, 72 के हैं, वो कहाँ पर है, आपका ऑड नंबर फ्लोर पर। मतलब ये किस पर हो सकता है, ये आपका फर्स्ट पे हो सकता है या फिर थर्ड फ्लोर पर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ को यहीं पर देख लीजिए, अगर आपका 72 फीट्स है, मतलब एरिया है हर एक रूम का, तो इसका मतलब इस फ्लैट में टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे आपके पास, 576 डिवाइडेड बाय 72 मतलब 8। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसा फ्लैट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, 8 हैं, और वो फ्लैट किस में हो सकता है, वो या तो फ्लोर नंबर 1 पर होगा या फिर वो 3 पर होगा। मैंने यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एरिया ऑफ द रूम्स इन दी फ्लैट विच इज़ एग्जैक्टली बिलो 9 रूम्स फ्लैट इज़ 288 फीट्स। ओके, और उसने बोला कि जो एरिया है रूम्स का किस में, उस फ्लैट में जिसमें 9 रूम्स हैं, मतलब क्या, वो सेकंड फ्लोर की बात कर रहा है, उसके नीचे वाले में उसका एरिया कितना है, 288 दिया हुआ है। मतलब क्या, 288 है तो उसमें कितने रूम्स होंगे आपके पास, सिर्फ 2 रूम्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि 9 रूम्स वाला आपका किसमें, सेकंड फ्लोर पर है। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लैट जिसमें आपके पास 2 रूम्स हैं वो किसमें होगा, फ्लोर नंबर 1 पर होगा। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब क्या 9 के नीचे एग्जैक्टली नीचे 2 होगा। ठीक, उसके बाद देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर
between the one whose each room area is of 192 feet and the flat whose area room is 92. ओके, और उसने क्या बोला कि सिर्फ एक फ्लोर का गैप है किसके बीच में, उस फ्लैट के बीच में जिसका एरिया कितना है 192. अगर 192 है इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे इस फ्लैट में, 3 होंगे. ठीक है, तो उसने हमसे क्या बोला कि वो फ्लैट जिसमें रूम्स कितने 72 वाला कितना था आपके पास 8 और 3 के बीच में एक फ्लोर है. ठीक है, उसने हमें ये चीज़ और बताई. अच्छा, उसके बाद देखिए देयर इज़ नो फ्लैट ऑन द वेस्ट ऑफ द फ्लैट हैविंग 6 रूम्स. ओके, और उसने बोला कि 6 रूम्स के वेस्ट में आपके पास कोई भी फ्लैट नहीं है. ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई है. अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे. हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि वो फ्लैट जिसमें 9 रूम्स हैं वो किस में, वो आपका फ्लोर नंबर 2 पर है. तो मान लेते हैं ये आपका x है, ये आपका y है. इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हम लेकर चलते हैं. ठीक है, x और y. मान लेते हैं कि आपका 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है. इन दैट केस 2 यहाँ पर होगा. ये मैं नंबर ऑफ़ रूम्स की बात कर रहा हूँ उस फ्लैट में जिसमें 9 आपके पास क्या है नंबर ऑफ़ रूम्स है, और वो फ्लैट जिसमें 2 रूम्स हैं वो क्या है एक दूसरे के ऊपर नीचे थे ना. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए वो फ्लैट जिसमें 8 रूम्स हैं और वो फ्लैट जिसमें 3 रूम्स हैं उनके बीच में क्या है एक फ्लोर का गैप है ना. इसका मतलब क्या है ये किस पे होगा, या तो आपका ये फर्स्ट पे होगा या फिर थर्ड पे होगा. ये किस पे होगा, फर्स्ट पे होगा या तो थर्ड पे होगा. अब देखिए टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो थर्ड में है वो कितने 7 है ना. ठीक है, तो इसमें आपके पास ये 8 तो हो नहीं सकता है. इसका वाला एक चीज़ कन्फर्म है क्या, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 3 रूम्स, फाइन, और फिर आपके पास 8 रूम्स वाले यहाँ पर आएंगे. ठीक है, एक आपके पास ये पॉसिबिलिटी होगी. अब देखिए उस टाइम से क्या बोला था, उस टाइम से बोला था कि 6 रूम्स वाले के वेस्ट में कोई भी नहीं है. अब देखिए यहाँ पर आपके पास रूम्स कितने होंगे, ये आपके पास 4 रूम्स रहेंगे यहाँ पर. ठीक है, अब आपके पास 6 कहाँ पर आ सकता है, सिर्फ यहीं पर तो आ सकता है ना. अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ इन दैट केस देखिए इसके वेस्ट में तो क्या हो गया 9 आ गया. इसका मतलब क्या ये यहाँ पर तो हो नहीं सकता है. अब मैं अगर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूँ, मान लेते हैं कि 9 रूम्स वाला ये है. ठीक है, 2 रूम्स वाला ये है, फाइन. उसके बाद अगर मैं बात करता है ये है आपके पास 8 रूम्स, उसके बाद ये आपके पास 3 रूम्स और ये आपके पास 2 रूम्स, सॉरी 4 रूम्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 6 रूम्स को आप पुट करता, आप देखिए इसके वेस्ट में आपके पास कोई भी नहीं है ना, कोई भी रूम नहीं है. इसका मतलब क्या है, सिंपल है, यही आपकी क्या बनेगी फाइनल पजल बनेगी. ठीक है, यहाँ पर आपके पास पॉसिबिलिटी बन सकती है 3 और 4 में. ठीक है, क्योंकि उसने हमें ये थी बताया कि वो एग्जैक्टली ऊपर किसके है, इस वजह से. तो ये बनेगी इसकी फाइनल पजल. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ओके, सो ये फिर से आपके पास एक क्लॉक वाले क्वेश्चन है. तो यहाँ पर देखिए @ किसके लिए डिनोट करा हुआ है, 3 के लिए. एंड किसके लिए डिनोट करा हुआ है, 6 के लिए. यहाँ पर आपके पास डॉलर किस लिए डिनोट करा हुआ है, 5 के लिए. एस्ट्रिक किसके लिए डिनोट करा गया है, 2 के लिए. परसेंटेज 8 के लिए, और हैश किसके लिए 9 के लिए. बाकी आप सब जानते ही हमें इसको किस तरीके से यूज़ करना है. उसने कहा कि जो फर्स्ट सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा हार को, और जो सेकंड सिंबल है वो रिप्रेजेंट करेगा मिनट्स को. ठीक है, समझ में आया ना. अब देखिए पहला क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे. उसने बोला कि अमन गोस टू अ पार्क एट इतना ए. ओके, अमन पार्क में जाता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 5, और ये आपके पास क्या शो कर रहा है 2. अगर वो 2 पर है इसका मतलब कितना बज रहा होगा, 5:10 हो रहे होंगे. ठीक है, 5:10 AM पर एवरी डे वो कहाँ जाता है, पार्क में जाता है. एंड स्पेंड्स अ ड्यूरेशन ऑफ 1 hours and 35 minutes इन द पार्क. और वो कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड करता है, 1 hours and 35 minutes. आफ्टर अ वीक ही डिक्रीजेज हिज ड्यूरेशन इन द पार्क बाय 20 minutes. एक वीक के बाद वो क्या करता है, अपनी ड्यूरेशन को 20 मिनट से कम कर देता है. मतलब क्या, पहले वो अगर 1 hour और 30 minutes लेता था, 35 minutes लेता था, तो अब वो कितना लेगा, 1 hour और 15 minutes ही लेगा सिर्फ. ठीक है, उसने हमसे बोला नाउ एट वॉट टाइम डज ही गेट आउट ऑफ द पार्क. ओके, तो उसने पूछा क्या कि अब वो पार्क से बाहर कब निकलेगा. ठीक है, तो देखिए वो जाता कितने बजे, 5:10 पर जाता है सुबह. ठीक है, और पहले वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा था, 1 घंटे 35 मिनट. लेकिन उसने अब क्या कर दिया, 20 मिनट कम कर दिया. तो अब वो कितना टाइम स्पेंड करेगा, 1 hour and 15 minutes. तो अब वो जब बाहर निकलेगा तो कब निकलेगा, 6:25 पर निकलेगा. अब 6:25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 6 को क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पर, एंड, और 25 पर है. इसका मतलब क्या, जो आपकी मिनट हैंड होगी वो किस पर होगी, वो आपकी 5 पर होगी. मतलब क्या, डॉलर. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज द राइट आंसर. ठीक है, समझ में आया ना, क्लियर हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि अ ट्रेन वॉज शेड्यूल्ड टू अराइव एट इतना AM. ओके, इस टाइमिंग को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए @ मतलब क्या 3
और हैश आपको क्या डिनोट कर रहा है 9। तो जब भी आपके पास मिनट हैंड 9 पर होती है इसका मतलब 45 मिनट्स, ठीक है। तो 3:45 पर क्या होगा, और ट्रेन का शेड्यूल था आने का, ठीक है। बट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस द ट्रेन अराइव्ड 4 आवर एंड 30 मिनट्स लेट, ओके। लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से वो 4 आवर और 30 मिनट्स लेट हो गई। अब उसने आगे पूछा कि एट वॉट टाइम डिड इट अराइव ऑन द सेम डे, ओके। तो वो कितने टाइम पर अराइव करेगी, तो देखिए पहले उसको पहुंचना कितने था 3:45 पर, बट ड्यू टू सम रीज़न वो 4 घंटे और 30 मिनट क्या होगी लेट होगी। मतलब कि आप जो टाइमिंग हो गया वो क्या हो जाएगा, उसके पास ये हो जाएगा 15, 1 कैरी मतलब 8:15 पर अब वो क्या करेगी, पहुंचेगी। तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, देखिए परसेंटेज और 15, अगर 15 पर है इसका मतलब 3 पर होगी आपकी क्या मिनट हैंड, तो इसको मैं क्या बोलूँगा @ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D1 इज दी राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ये दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ओके। सो क्वेश्चन में उस टाइम से बोला कि 10 फ्रेंड्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, ओके। 10 फ्रेंड है जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। हमें क्या बताना है, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, क्यू कहाँ पर है, अब ये सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्यू कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, मतलब क्या एस के सेकेंड टू द राइट, क्या है आपके पास क्यू है, ओके। उसके बाद हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, यहाँ बात किसकी हो रही है, एस की, एस कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब क्या वी होगा यहाँ पर, तभी तो उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 क्या होगा, एस होगा। ध्यान रखिएगा सबके सब कहाँ देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं। उसके बाद उसने बोला कि एंड एन सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, ओके। और उसने बोला कि एन कहाँ पर है, एन सेकेंड टू द राइट है किससे, आर से, आर से सेकेंड राइट में क्या है, एन है। और आर की उसने बात करी क्या कि हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, और आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ पी है, ठीक है। उसके बाद ओ इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, ओ कहाँ पर है, लेफ्ट में किससे, आर से। अब उसने इमीडिएटली की इस तरीके से कोई बात नहीं करी है, बस हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो क्या मैं इससे आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं, मैं इससे ये नहीं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका टी के लेफ्ट में कौन होगा, इजंट इट। अच्छा सेकंड से देखते हैं, देखिए सेकंड में उसने क्या बताया हमें कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, यू कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ एम है। और उसके बाद उसने क्या बोला कि हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, ओके। बात किसकी हो रही है, एम की, एम कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू है, मतलब क्या क्यू होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एंड ओ डजंट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, ओके। और ओ एंड पर नहीं है, उसने हमें ये चीज़ बोली है, ओ एंड पर नहीं है, फाइन। उसके बाद एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओके। और उसने बोला कि एस कहाँ पर है, वो थर्ड टू द राइट ऑफ आर है, आर से थर्ड टू द राइट है, ठीक है। हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आर की, कि आर कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन है, मतलब एन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तभी तो आर कहाँ पर हो जाएगा, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट हो जाएगा। और उसने बोला कि टी डजंट सिट एट एनी एंड, और टी भी एंड पर नहीं है, उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन और दी है। अब यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो किसी तरीके से मैं इसको फिक्स नहीं कर पाऊंगा, कैसे, जैसे कि अगर मैं इसको बनाता भी हूँ मे बी यू एक डैश, फिर उसके बाद क्या है आपके पास क्यू एम, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर आर यहाँ पुट कर सकता हूँ, डैश छोड़कर एन यहाँ, एस यहाँ, इस तरीके से पुट कर सकता हूँ। बाकी आप किसी को भी यहाँ पर कंफर्म नहीं बता सकते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। थर्ड से अगर मैं चेक करूँ तो देखिए थर्ड में उसने हमें क्या बताया कि वी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ओके। उसने बोला कि वी कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, ओके। और एम कौन है, जो कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू है, मतलब यू होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ओके। और उसने बोला कि एन कहाँ पर है, एन इमीडिएट लेफ्ट में किससे, एस से, ठीक है। और एस कहाँ पर है, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। और उसके बाद ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओके। ओ कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, मतलब मैं इसको अगर यहीं पे बना देता हूँ,
ठीक है, तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन और दी हुई है। सिर्फ थर्ड से अगर मैं बात करूँ तो हम कितना बना सकते हैं यहाँ से, इसको अगर बनाऊँ तो u कहाँ पर आएगा, सबसे पहले आएगा u, फिर उसके बाद v, फिर 2 डैश, फिर आएगा s, फिर आएगा n, फिर उसके बाद 2 डैश, फिर आएगा o। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो m आएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, किससे, सिर्फ थर्ड से। यहाँ अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल आपके 9 मेंबर्स फिक्स हो गए। लेकिन अभी भी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि टी कहाँ पर बैठेगा और फिर टी के सेकंड लेफ्ट में कौन होगा। अभी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को नहीं निकाल सकता हूँ। अब देखिए, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइन करके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं इसको और इसको यूज़ करता हूँ, इन दैट केस देखिए मैं क्या बना सकता हूँ, v, फिर q, फिर डैश, फिर s। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पास q है ना, तो u आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर मैं m को पुट करना चाहूँ तो m आ जाएगा यहाँ पर, ये मैं बना सकता हूँ ना। उसके बाद देखिए, अब अगर मैं इसको पुट करना चाहूँ तो s यहाँ पर है, अब आएगा n। ठीक है, फिर एक छोड़ करके आएगा आपके पास r आएगा। अब यहाँ देखिए, इसको अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इन दैट केस एक और छोड़कर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, p आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, और उसने हमसे क्या बोला था कि r के लेफ्ट में क्या है, o है। इसका मतलब o आएगा यहाँ पर, अगर o आएगा यहाँ पर तो t आएगा यहाँ पर, ये चीज़ कंफर्म है ना। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड और थर्ड की, तो देखिए सेकंड और थर्ड को अगर मैं यूज़ करता हूं, आपके पास थर्ड से इतना बन रहा था। ठीक है ना, आपके पास थर्ड से इतना बन रहा था। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप किसको यूज़ कर सकते हैं, आप आर को पुट कर सकते हैं। आर आपका कैसे आ जाएगा, एस एन डैश, फिर आर आपका यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेंबर्स कितने हो गए, देखिए 9 मेंबर्स थे ना। हम एक चीज़ जानते हैं कि ओ आपका एंड पर नहीं है। अगर ओ आपका एंड पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एक पर्सन और होगा, तभी तो आपके पास टोटल कितने हो पाएंगे, 10 हो पाएंगे ना। फिर उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने हमसे क्या बोला था कि टी आपका एंड पर नहीं है। अगर टी आपका एंड पर नहीं है तो वो कहाँ आ सकता है, या तो वो यहाँ आएगा या फिर वो यहाँ आएगा। लेकिन अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ, इन दैट केस देखिए u यहाँ पर, फिर q यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर जगह कहाँ बची, ये बची ना, t आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपके पास, p बचा हुआ है, p यहाँ पर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या, t की पोजीशन फिक्स हो गई ना। इसका मतलब क्या है कि मैं सेकंड और थर्ड से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। क्या मैं फर्स्ट और थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक बार उसको भी चेक कर देते हैं। देखिए हमारे पास थर्ड से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। अब अगर हम फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, इन दैट केस आप q को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखिए r को पुट करना चाहूँ तो r कहाँ पर आ जाएगा आपका, r आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद p को भी मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ पर। अब अगर मैं टोटल मेंबर्स देखता हूँ तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए ना। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास t बचा जो कि मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इस वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि फर्स्ट और थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो किसी भी दो स्टेटमेंट्स को मैं यूज़ करके आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ ना। थैंक यू सो मच।